नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। केरल के कारण देश में नए मामलों में भारी उछाल। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा केस हुए दर्ज। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मामलों में बढ़ोतरी के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन केरल में कोरोना से गंभीर हालत इसका एक प्रमुख कारण है। पिछले दिनों जहां पूरे देश में 37,593 मामले सामने आए थे, अब वहीं गुरुवार को रिपोर्ट हुए मामलों में की संख्या 46,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,164 नए मामलों के सामने आए हैं और 34,159 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 97.63% और दैनिक पॉजिटिव रेट 2.58% है। भारत में पिछले दिनों के मुकाबले बड़े 8,571 मामलों में पिछले सिर्फ एक बड़ा कारण नजर आ रहा है, और वो है कि केरल में कोरोना के मामलों में दोबारा से उछाल है। बता दें कि बीते दिनों केरल में 31,445 नए कोविड मामले दर्ज हुए थे। वहीं 20,271 लोग रिकवरी दर्ज की गई थी। अब वहां पर पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ते हुए 19.03% पहुंच गया है। देश में पिछले घंटों में हुई मौतों में हल्की गिरावट देखी गई है। बुधवार की सामने आई आंकड़ों के मुताबिक 648 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार की मौतों का आंकड़ा घटकर 607 हो गया है। केरल में बीते दिन 215 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई थी। वहीं केरल में कोरोना का ताज़ा अपडेट सामने आते ही कयास लगाए जा चुके थे कि अगले दिन जारी होने वाले देश में कुल मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, और वहीं हुआ। बता दें कि मंगलवार को भारत में 25,000 मामले सामने आए थे। 2 दिन के भीतर देखा जाए तो देश में 20,000 कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण देना सुनिश्चित करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान माता पिता या उनमें से किसी एक को खोने वाले अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए चिंता जताते हुए गुरुवार को राज्यों से कहा है कि ऐसे बच्चों का संरक्षण और उसकी शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अदालत ने राज्यों को जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अनाथ बच्चों से संबंधित पूरा ब्यौरा बाल आयोग के पोर्टल बाल स्वराज में दिए गए सभी 6 खंडों के मुताबिक 3 सप्ताह में अपलोड कर दे। ये निर्देश न्यायमूर्ति नयल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अनाथ बच्चों की देखभाल के मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने ऐसे बच्चों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर 1,000 बच्चे भी बिना माता पिता के हैं तो जरा सोचो उनके साथ क्या घटित हो सकता है। वे बच्चे बाल श्रम में न ढकेल दिए जाएं, कहीं वे गलत हाथों में न पड़ जाएं, वे अपने खतरे में हैं। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों के पास अपनी देखभाल के लिए साधन न हो, इसलिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यों की है। कोर्ट ने गुरुवार को अनाथ बच्चों को देखरेख और शिक्षा के बारे में राज्यवार स्थिति पर विचार किया। न्याय मित्र वकील गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को एक एक करके सभी राज्यों की ओर से दाखिल रिपोर्ट और बाल आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे के आधार पर स्थिति से अवगत कराया। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 से अभी तक माता पिता या दोनों में से किसी एक अथवा संरक्षक होने वाले बच्चों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्य ये सुनिश्चित करे बच्चों की पढ़ाई चाहे वे निजी स्कूल में क्यों न पढ़ते हों बीच में नहीं छूटनी चाहिए, पढ़ाई जारी रहना चाहिए। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि या तो निजी स्कूल से बात करके ऐसे बच्चों की फीस माफ करने का आग्रह करें, और अगर निजी स्कूल फीस माफ नहीं करने को राजी होते हैं तो राज्य फीस का भार उठाए। कुछ राज्यों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ संगठनों ने ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है कि किसी बच्चे की पढ़ाई फीस न देने के कारण नहीं रुकनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा कोर्ट को दिया है। केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी की कोर्ट ने को बताया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए 18 साल तक के बच्चों की
शिक्षा पीएम केयर फंड की योजना के तहत आती है। इस योजना में आने वाले लाभार्थियों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में भर्ती कराया जा सकता है। उनकी फीस पीएम केयर के फंड से आरटीई के मुताबिक ही दी जाएगी। भाटी ने बताया इस योजना में अभी तक 2600 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर 7,500 रुपए प्लेट चावल, 3,000 रुपए में पानी की बोतल। भूख प्यास से मरने के करीब पहुंचे लोग। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिकी सैनिकों के संरक्षण में है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर देश से बाहर निकलने के इंतजार में मौजूद लोगों की नौबत अब मरने वाली हो गई है। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद कई हजार लोगों को डर है कि कहीं अगर वो एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर लौटते हैं तो तालिबान उन्हें मार देगा। अगर वो एयरपोर्ट पर रुकते हैं तो वो भूख प्यास से मर जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि लोग खरीद भी नहीं सकते हैं। काबुल में हामिद करजई एयरपोर्ट पर अब लोगों के लिए रहने का मतलब मरने के समान हो चुका है। अफगानिस्तान में भीषण गर्मी में एक गिलास पानी पीने का मतलब 1,000 रुपए खर्च करना है। खाने का एक निवाला हलक के नीचे पहुंचेगा जब आप हजारों रुपए खर्च करेंगे। एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ अब मरने की कगार पर पहुंच चुकी है। खाने पीने की चीजें के लिए बारे में सोचकर डर लगता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे पर पानी की एक बोतल $40 में मिल रही है, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो 3,000 रुपए से कुछ ज्यादा। वो भी आपको अगर एक बोतल पानी खरीदना है तो आपको अमेरिकन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अफगानी करेंसी अब दुकानदारों ने लेना मना कर दिया है और एयरपोर्ट पर डॉलर मिलना अब नामुमकिन तरीका हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एक प्लेट चावल के लिए आपको $100 खर्च करने होंगे और उसमें भी आपको इतना चावल मिलेगा कि एक इंसान अपना पेट नहीं भर सकता। $100 मतलब करीब 7500 भारतीय रुपए। ऐसे में फर्ज कीजिए कि अगर किसी परिवार को 4 लोग अभी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे तो भला एक वक्त में खाने में उन्हें 15,000 रुपए से ज़्यादा खर्च करने होंगे और इतना पैसा खर्च करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा एयरपोर्ट पर अब लोगों ने भूख प्यास में रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ से हताशा है और हर तरफ मायूसी फैली हुई। हर शख्स बदहवास है तो हर शख्स नाउम्मीद है। त्योहारों के दौरान कोरोना का खतरा, केंद्र ने किया सावधान, राज्यों को जारी हुआ ये निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के खतरे के प्रति सावधान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साफ कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। विभिन्न स्थानों पर त्योहारों के बाद कोरोना के मामले बढ़ने के साफ सबूत मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकारों को टीकाकरण की गति बढ़ाने, खास तौर पर दूसरे डोज पर जोर देने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी जारी है। 41 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण दर 10% से अधिक बना हुआ है। वैसे इनमें अधिकांश जिले केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। केरल में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 1,70,000 से अधिक है, जो देश के कुल सक्रिय मामलों से 51% है अधिक है। इसी तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक में 10,000 से 1 लाख के बीच में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले। बाकी 31 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 से कम सक्रिय मामले बचे हैं। कैंसर संस्थान और बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज का नामांकन होगा कल्याण सिंह के नाम पर। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कैंसर संस्थान और बुलंदशहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर करने का फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त देर शाम 89 साल की उम्र में लखनऊ के SPGI हॉस्पिटल में निधन हो गया था। वे 2 माह से अस्पताल में भर्ती थे। 23 अगस्त को बुलंदशहर में गंगा किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले अयोध्या समेत 6 जिलों को एक सड़क का नाम कल्याण सिंह को समर्पित करने का ऐलान किया था। इसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क कल्याण सिंह मार्ग के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा लखनऊ, बुलंदशहर, एटा, अलीगढ़ और प्रयागराज में एक सड़क का नाम पूर्व सीएम के नाम से रखा जाना है। डिप्टी सीएम के मुताबिक इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पास करा दिया जाएगा। उद्धव के चप्पल वाले बयान का संजय राउत ने किया बचाव। कहा, योगी ने हमारी संस्कृति से किया था खिलवाड़।
केंद्रीय मंत्री नरनारायण नारायण के विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा ने पलटवार किया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के खिलाफ टिप्पणी की थी। शिवसेना और बीजेपी की तरफ से जुबानी जंग लगातार जारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से महाराष्ट्र के सीएम के उस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी को लेकर सेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बयान छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को कोई चप्पल पहनकर माला नहीं पहनाता। ये हमारी संस्कृति और परंपरा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ खिलवाड़ किया है। कर्नाटक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। इसके साथ मध्य प्रदेश देश में दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद भी थे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर मौके तलाशने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था, लेकिन अब वे एक रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी और कौशल आधारित विषयों पर केंद्रित है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार की विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए नए रास्ते खोलने के लिए कृषि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में अब प्रस्तुत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा है कि राज्य के सभी क्षेत्र में एनईपी 2020 को लागू करने का है, जिससे 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार की इंटर्न डॉक्टर को सौगात, हर महीने मिलेगा 17,000 रुपये। उत्तराखंड में इंटर्न डॉक्टरों को अब हर महीने 17,000 रुपये मिलेंगे, जिसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्न एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों को वेतन बढ़ाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप बुधवार को शासन ने आदेश जारी किए कि इससे पहले 15,120 रुपये प्रति माह वेतन का शासना आदेश जारी किया गया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के इंटर्नशिप डॉक्टरों ने प्रति माह स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के इंटर्नशिप डॉक्टरों को सरकार की ओर से 7,500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाता था, जिसे बढ़ाने के लिए इंटर्न डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर्न डॉक्टरों का वेतन बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 15,120 रुपये वेतन का शासनादेश जारी किया था। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने संशोधित शासनादेश जारी किया, जिसमें 17,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने का आदेश जारी किए। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले से 450 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। तालिबान के कब्जे के बाद भारत के अफगान शरणार्थियों के बचे हुए चिंतित दिख रहा है काला भविष्य। भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन के बाहर अफगान शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें 2 बहनें दिया और डायना सबसे आगे थी। दोनों बहनें संयुक्त राष्ट्र से युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लोगों को मदद करने की अपील कर रही है। दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR के सामने आयोजित प्रदर्शन में दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ हिस्सा लेने आई थी। शरणार्थी अपनी मांगों को पूरा होने तक पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि बेहतर अवसरों की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इमिग्रेशन लेटर जारी करे।
दिया की उम्र 10 साल और डायना की 12 साल है। दक्षिण दिल्ली में एक अफगान एन्क्लेव में दोनों बहनें रहती हैं। खेलने कूदने की उम्र में दोनों बहनें अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बड़ी बहन डायना ने कहा कि हम डरे हुए हैं। हम जानते हैं कि तालिबान क्या है, भले ही हम पैदा नहीं हुए थे जब उन्होंने पहली बार हमारी मातृभूमि पर कब्जा किया था। हम जानते हैं कि इस समय हमारी मातृभूमि के बच्चे और महिलाएं कितना असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। विरोध प्रदर्शन में भीड़ ने हमें भविष्य चाहिए, हमें न्याय चाहिए, कोई और चुप्पी नहीं जैसे नारे लगाए और ताली बजाए और एक दूसरे की जय जयकार की, क्योंकि कई दूसरे लोगों ने यूएन जिनेवा हेल्प अफगान रिफ्यूजी और इश्यू रेजिडेंसी वीजा से जैसे संदेश वाले बैनर पकड़े हुए थे। अपने भविष्य के बारे में बच्चे निराश देखने को मिली। 10 वर्षीय तमन्ना जो नोएडा से आई थी, उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत के साथ भविष्य हमारे लिए अंधेरा लगता है। एक शरणार्थी जीवन में कोई शिक्षा या नौकरी के अवसर नहीं है और तालिबान द्वारा अधिकृत अफगान जाने का डरावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।